किया गया कोर्ट ने, और कोर्ट ने भी थोड़ा उसकी हौसला अफजाई की है, उस केस को एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए उसके मामले में ज़्यादा ना कहा जाए तो बेहतर है फिलहाल। जी, लेकिन देखिए टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से भी हटा दिया है, अभिषेक बनर्जी को भी सस्पेंड कर दिया है। इस पूरी घटना पर आप क्या कहते हैं? अब ममता बनर्जी अपनी पार्टी से बाहर हो गई हैं। मैं अभिषेक बनर्जी पे बाद में आऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पार्टी से बाहर हो गई हैं। अपनी क्या पार्टी, भतीजे मोह ने मार दिया पॉलिटिकली? अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। पहली बात तो भतीजे मोह पे बाद में आऊंगा, अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी जिन लोगों को, जो लोग कोर्ट के हिसाब से भी, दूसरे हिसाब से भी कोर्ट में केस है इसलिए कह रहा हूँ कोर्ट के हिसाब से, वो लोग जो वहाँ गए हैं, अपना फॉर्म किया, ग्रुप फॉर्म किया है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैसे बने, हमारे दोस्त ऋतव्रत बनर्जी फ्रेंड है हमारे, कैसे बने वो, उसको चैलेंज किया गया है। तो अभी कोर्ट में मामला है, उस पर अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलना है। पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष मान लिया है। अब वो गुट ने फैसला करा है कि अब ममता जी और अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया है। क्या आपको लगता है ये इतनी बड़ी बात है कि ममता बनर्जी जिसने खुद की अपनी पार्टी बनाई, आज वो अपनी पार्टी से बाहर हो गई हैं? वो उन्होंने कर दिया है। यस जी, जिनको, जो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे जी, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, यानी जिनको हमने पाला पोसा, जिनको अपने पास हमने जोड़ा फूल दिया, जिनको हमने आगे बढ़ाया, जिताया, आज जीतने के बाद वही आंखें तड़े रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं कि आप नहीं रहेंगी। पहले तो कह रहे थे, कि एडवाइजर, आप चीफ एडवाइजर रहेंगी, आप चेयरपर्सन रहेंगी। वो कह रहे हैं कि ममता जी अभिषेक बनर्जी का मोह ही नहीं छोड़ पा रही, इसलिए हमें बाहर करना पड़ा। ये तो जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए। अभी आपको अच्छा, कोई बहाना नहीं बनाया, नहीं। आपने कोई बहाना नहीं बनाया। इस मुश्किल घड़ी में दो बिहारी सब पर भारी पड़ गए। देखो, हमारा खासकर अगर मेरा आप जानना चाहोगे फिर से, तो अमीश मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरा तो मामला इमोशनल ज़्यादा है। पॉलिटिकली मैं से कोई बात नहीं की, मैंने कहा इमोशनल रीज़न है। जिन्होंने सुख दुख में, या दुख की घड़ी है, मुसीबत की घड़ी है, मेरा साथ दिया ममता जी ने, तो आज मेरा फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है कि मैं ममता जी का साथ दूं उनकी इस मुसीबत की घड़ी में। सुख दुख के साथी हैं हम लोग, तो मैं सुख में तो साथी रहा और दुख में हट जाऊं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं, वो भी तो पुरानी पार्टी है, वो उस पे तो आप 30 साल रहे, बीजेपी में 30 साल रहे, सुख दुख की तो वो भी आपकी साथी रही। बिल्कुल बिल्कुल साथ दिया। 30 साल आपने खुद ही कह के सवाल में जवाब जोड़ दिया आपने। कितना बढ़िया रहा, 30 साल रहा, अच्छा रहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा लालन पालन तो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ। मेरा तो आज भी जो रिगार्ड्स है अटल जी के बारे में लिए, अडवाणी जी के लिए, नानाजी देशमुख के लिए, तमाम नेताओं के लिए, मैंने पिछली बार आपके हमारे टाइगर ऑफ दिल्ली मदन लाल खुराना का भी जिक्र किया था। बिहार के जो हमारे मार्गदर्शक रहे, हमारे बीजेपी के बहुत बड़े नेता कैलाशपति मिश्रा जी का भी जिक्र किया था हमने। तो ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनकी याद जाएगी नहीं, उनका रिगार्ड जाएगा नहीं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र में भी हमने देखा 6 सांसद एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए हैं, वहां पर भी आदित्य ठाकरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, सियासी तौर पर इनको विलेन बना दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन परिवार का समर्थन है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बेटे हैं, इसलिए वो पार्टी में इतना हावी हो गए कि कैपेबल लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये गंभीर सवाल है एक तरह से। देखिए, मैं महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र और बिहार के बारे में, बिहार क्योंकि महाराष्ट्र आपकी कर्म भूमि है, कर्म भूमि, इसलिए कहा बिहार आपकी जन्म भूमि है, और आप बंगाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और बंगाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और दिल्ली और बाकी पूरा देश मेरा कर्म क्षेत्र है। महाराष्ट्र में पहले तो ये कह दूं कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ महाराष्ट्र और बिहार के अंदर की राजनीति के बारे में। सारे वहाँ मित्र हैं, किसको किसके बारे में बोल के क्या ठेस पहुंचाऊं। ये जो आदित्य ठाकरे और अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जिम्मेदारियां दी गई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कहीं तो चूक हुई है? ऐसा तो नहीं है कि चूक नहीं हुई है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए। अब जब निकलने की घड़ी आई तो और कुछ नहीं मिला, तो अभिषेक बनर्जी पे चले गए आप, आदित्य ठाकरे के बेटे पे, आदित्य ठाकरे पे चले गए आप जी, उद्धव जी के बेटे। हाँ, उद्धव जी के बेटे हैं। हमें तो उद्धव परिवार, आदित्य परिवार और ख़ासकर बाला साहब ठाकरे,
मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत मानते थे अब मुझको। कहते हैं कि संजय दत्त को छुड़वाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका बहुत थी। बहुत प्यार, बहुत उन्होंने। सुनील दत्त को आप ही मिलवाने लेके गए थे। मिलवाने ले गए थे हम, तो रजनीकांत को भी मैं ही लेके गया था उनके पास। मैं उस किस्से पे आऊंगा। देख के कह दूं, मैं उनके 2 एक्टर बहुत मनपसंद थे जी। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये मुझे जानकारी है, लेकिन मैं बाला साहब वाली उस घटना पे आऊंगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि खाली बहाना नहीं हो सकता? अभिषेक बनर्जी पर सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई होगी? पहले ये देखिए कि ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं होता। हाँ ठीक कहा, जो कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ये ठीक है। लेकिन किस समय, टाइमिंग देखिए आप। जब उनकी नज़रों में जहाज डूब रहा था, तब छोड़ने की घड़ी में जंप करने की, जंपिंग द शिप कर रहे हैं, और उसके बाद जंपिंग जैक बन के बहाना नहीं मिल रहा। ममता जी के बारे में कह नहीं सकते, ममता जी का सबको पता है। तो एक वहाँ डैशिंग डायनेमिक छोरा है वहाँ पे, जो बढ़िया कर रहा है, और वो है अभिषेक बनर्जी। तो उसी पे लगा, बिकॉज सेक्रेटरी जनरल है वो। देखिए, आपको याद होगा जब मैडम गांधी थी, मैडम गांधी के वक्त में सबसे ज्यादा इल्जाम अगर लगता था कई बार, तो संजय गांधी पे लगता था। संजय गांधी पे, या उधर आर.के. धवन थे, उनके सेक्रेटरी जो थे, बहुत अच्छे नेता थे। तो पुरानी है आपके पर अगर, ये कहा जाता है कि संजय गांधी की वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी इंदिरा गांधी को। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी की पार्टी में जो इमरजेंसी लगी है वो भी अभिषेक बनर्जी की वजह से लगी, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कारण है? मैंने कभी इमरजेंसी महसूस ही नहीं किया। महसूस तो किया लोगों ने, और हमारी ममता बनर्जी की पार्टी ने भी, बाकी जगह लोगों ने महसूस किया कि ये अगर नहीं बोलता हुआ इमरजेंसी कहीं है तो वो तो रूलिंग पार्टी भी दिखाई दी उनको। हमने खुद कहा, हम जब अटल जी की पार्टी में थे, अटल जी के साथ थे, चाहे बाकी इन लोगों के साथ भी रहे, तो हमें उस वक्त लगता था लोकशाही है। बाद में जब हमें भी लगने लगा कि तानाशाही है, तो मैं स्लोली बट श्योरली, बगैर झगड़ा किए हुए, धीरे धीरे करके निकल आया। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी से कोई शिकायत नहीं, राधा मेरे अंदर उनके बहुत लोगों के लिए बहुत रिगार्ड्स है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ममता जी पे ये सब जो बातें आ रही, इसकी टाइमिंग देखिए। आज अभिषेक पे आ रहा, टाइमिंग देखिए। अचानक रातों रात आपके चुनाव के 1 महीने के अंदर में सारी खराबियां आ गई, सारे माइनस पॉइंट्स आ गए, सारी चीज़ें अभिषेक और ममता जी के खिलाफ आ गई। कहाँ से भाई? अभिषेक जो करते होंगे, देखिए हमने देखा है, मेरा तो नेता नहीं है अभिषेक, ना मैं उनको जानता हूं इतनी अच्छी तरह से, ना ही मैं उनको अपना नेता मानता हूं। मेरे नेता सिर्फ और सिर्फ आपकी नेता ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को आप नेता नहीं मानते? बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं ममता जी के आग्रह पे गया था। ममता जी अभिषेक बनर्जी की रेपुटेशन कैसी है? अभिषेक बनर्जी के बारे में बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, और कुछ तथ्य भी सामने आ रहे हैं। क्या आपकी कभी, आपके साथ उनकी इक्वेशन कैसी थी? बहुत अच्छी, आपसे बात क्योंकि मैं जानता था वो, पर आप अपना नेता नहीं मानते उन्हें? नहीं, क्योंकि वो जो कहते थे मुझको, मैं जानता था कि ममता जी के आदेश पे या ममता जी के आग्रह पे वो हमें कह रहे हैं। तो हम जब बैठते थे वो अच्छे से बैठते थे, बातचीत होती थी, रेस्पेक्टफुल्ली बात करते थे, और शायद मुझसे कोई बगैर रेस्पेक्ट के बात ना ही करे आज के दिन, तो वो रेस्पेक्टफुल्ली बात करते थे, अच्छे है। लेकिन मैं आप उनको अपना नेता नहीं मानते? सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी नेता ममता जी थी। अभी भी आपकी नेता ममता जी हैं? अभी भी नेता ममता जी है। तो ममता जी ने हमारा साथ दिया उस घड़ी में जब मेरे पास कोई नहीं था, और मुझे लगा कि पटना से मुझे चुनाव हराया गया है बहुत कारणों से, उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उसमें खाली हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं। अचानक ममता जी का फोन आया, मुझे अभिषेक का फोन नहीं आया था, ममता जी का फोन आया, और ममता जी ने वो सीट डिक्लेयर कर, पूरे देश में एक ही बाई इलेक्शन हो रहा था जी, और बाई इलेक्शन था आसनसोल का। उन्हें लगा कि मैं बहुत अच्छा करूं, मैं तो आसनसोल कभी गया ही नहीं था। मैं पहली बार अपनी पत्नी का, मैंने उनको भी कहा कि मैं ठहरी अपने लीडर से पूछूं, कहा लीडर कौन है तुम्हारा? हम कहा मेरी पत्नी, पूछने दीजिए उससे। उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ। उन्होंने पूनम जी से बात किया, फिर मुझसे खुद फोन पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे संतोष ने जब मुझे फ़ोन किया, मैं बेडरूम में नहा रहा था, नहाने के बाद नॉक किया संतोष ने। हमने कहा क्या बात है? कहा कि मैडम का फ़ोन नंबर, मैडम से तो अभी 5 मिनट पहले बात हुई है। मैडम को कहने से तो रुकने के लिए, कहता घबरा गया। हमने कहा बोलो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने समझा मैडम मैंने मेरी मैडम पूनम सिन्हा। अब मैं बाहर आया, उसके पहले यशवंत सिन्हा जी ने मुझे कहा अरे दीदी ने तुम्हारे में ट्वीट कर दिया। तो मैं दीदी, मेरी दीदी, मुझे ट्वीट करना नहीं आता है, मेरी दीदी ने कैसे ट्वीट कर दिया? तो कहा और दीदी तो दुनिया में रही नहीं अब, मेरी बहुत प्यारी दीदी थी अन्नपूर्णा दीदी। तो हमने कहा उन्होंने ट्वीट कर दिया, अरे जल्दी कर रिस्पॉन्ड करो दीदी को।
मैं योगा कर रहा था लेकिन कंफ्यूज हो गया। संडे का दिन था, अचानक संतोष का फोन आया, मैडम मैडम। बाहर आया, देखिए उनकी बड़प्पन और सादगी। उन्होंने डिसाइड किया, ट्वीट पहले कर दिया था, मुझ पर इतना विश्वास था कि लड़ेंगे और जीतेंगे, और उसके बाद हमसे फ़ोन होल्ड कर रही थी। मैं 5-7 मिनट लगा मुझे आने में, वो ये नहीं कि मैं दोबारा करती हूँ, फ़ोन होल्ड कर रही थी। बाहर आया, बात किया, बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि तुम बांग्ला जाओ, एखाने इलेक्शन लड़ो, तुम्हें जीतबे, निश्चय जीतबे, तुम्हें चिंता करो ना। तो आप अपनी नेता मानते हैं। मैं अब बाला साहब ठाकरे की बात पर आता हूँ। बाला साहब ठाकरे आपको बहुत मानते थे, कहते हैं संजय दत्त को छुड़वाने में आपका बड़ा हाथ था, आप ही सुनील दत्त साहब को तब मिलवाने के लिए लेके गए थे, और उसकी तस्वीरें भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी उस वक्त की तस्वीरें भी बहुत सारी है। आप बगल में बैठे हुए हैं और सुनील दत्त साहब बैठे हुए हैं, आप और बाला साहब बैठे हुए, फिर सुनील दत्त भी वहां पे बैठे हुए हैं, और संजय दत्त वहां आते हैं। क्या था, कैसे हुआ था वो संजय दत्त को? देखिए, मैं संजय दत्त को बहुत मानता था, आज भी मानता हूं, लेकिन आज भी कहना चाहूँगा मैं सबसे ज़्यादा मानता था उनको, और वो सुनील दत्त जी की वजह से। सुनील दत्त जी कांग्रेस के थे, मैं भारतीय जनता पार्टी, एंटी पार्टी थी बिल्कुल। हाँ, इन्हें वे, लेकिन मैं कभी सुनील दत्त जी के खिलाफ कैंपेन करने नहीं गया, और वो भी कभी मेरे खिलाफ कैंपेन करने नहीं आए। और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। सुनील दत्त को मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल दिखाई पड़ता था कि आदमी अच्छा कर सकता है, पॉलिटिक्स में जाएगा तो। आपने अच्छा किया भी, तो उनका भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा सुनील दत्त का। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का पहले रहा बहुत इंस्पायर करने में, वैसे इनका भी रहा सुनील दत्त का। तो मुझे लगा ये लोग अच्छे लोग हैं, और इनके साथ ये संजय दत्त, कुछ भी गलती हो सकती है, भूल हो सकती है उससे, वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। ये तो बता दीजिए, बाला साहब को आपने कन्विंस कैसे किया? हाँ, अपने प्यार से, अपने तर्क से, कई मीटिंग की, कई सीटिंग की हमने उनके साथ। मुझे बहुत मानते थे, खाना वाना खिलाते थे, बैठते थे। सब उद्धव को, पूरे परिवार को पता है। उस घर में मैं बहुत ही करीब रहा उनके। मेरा परिवार, मेरे लखन भैया, उनको भी बुलाते थे, मेरी पत्नी पूनम सिन्हा को, उनका पूरा, जब बिहार के कुछ लोगों पे ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से बिहार से थे, ऑटो रिक्शा वाला, इन पे कुछ उनके लोग परिवार के ऊपर कुछ अटैक हुआ था, तो मैं गया था उनको मनाने। मैंने कहने कि सर ये मत कीजिए, हम बिहारी बाबू, कि तुम तो बिहारी बाबू है, तुम क्यों फिक्र करते हो? नहीं, मुझको नहीं कुछ हुआ है, लेकिन हमारे लोगों पे हो रहा है, तो मैं बिहार जाता हूँ, लोग पूछेंगे मुझसे, दुनिया पूछ रही कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे कुछ। तो बाला साहब ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, 1-2 किसी ऑटो रिक्शा पर किसने कर दिया होगा, इसका मतलब नहीं कि उससे कम्युनिटी पे किया, समुदाय पे किया। और उन्होंने अपने कुक को बुलाया, कहा कि देखो मेरा कुक जो है ये बिहार से ही है, दरभंगा से है, उसको मिलाया, खाना खिलवाया मुझको, और फिर बहुत प्रसन्न करके, और वो सब सारा काम करके उन्होंने भेजा। उसी तरह से सुनील दत्त का कैसे संजय दत्त के लिए कैसे बनाया बाला साहब को आपने? हमने कहा कि आप पहले तो उनकी दत्त साहब से नहीं पड़ती थी, बिल्कुल नहीं पड़ती थी, वही तो जानना चाह रहा हूं कि कैसे हुआ वो? हमने कहा देखो, आप किसी और पार्टी में हैं, जो हो गया सो हो गया, पुराना भूल जाओ, लेकिन बहुत दुखी हैं, उनके बेटे के साथ एक ही बेटा है। आप सोचो बाला साहब, आप यहाँ के फादर फिगर हो महाराष्ट्र का, या बहुत लोगों की नज़रों में आप गॉड फादर हो बाला साहब ठाकरे, और उसके बाद अगर आप नहीं मदद करोगे, संजय दत्त को आप नहीं जानते हो, कम से कम सुनील दत्त को तो जानते हो आप कितना। नहीं, उसने ऐसा बोला वैसा बोला, नहीं, दिल के बहुत अच्छे हो, पॉलिटिकल लाइन अलग होगी उनकी। तो मैं सुनील दत्त जी के लिए तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी गया, उनको भी कन्विंस किया, वो भी बहुत प्यार करने लगे सुनील दत्त से। अडवाणी जी के पास गया, अडवाणी जी माने, तभी तो उनको सपोर्ट मिला बाद में। उसके बाद हमने कहा, जिस दिन वो मनोहर जोशी बने थे, उस दिन चीफ मिनिस्टर, शिवाजी पार्क में मीटिंग थी, मैं चला गया, ऐसे ही मैं आगे बैठ गया फ्रंट रो में। वहाँ पे उन्होंने देख लिया मुझको, बाला साहब ठाकरे ने। वहाँ प्रमोद महाजन जी थे, गोपीनाथ मुंडे थे, सब। मुझको उन्होंने इशारा किया कि नहीं, तुम स्टेज पे आओ, जब तक स्टेज पे नहीं आओगे देखा, तब तक कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो सरकार को लाने में तुम्हारा भी बहुत योगदान है। तो उन्होंने, अच्छा वो हमारे योगदान की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुमको स्पीच देना ही होगा। वहाँ स्पीच दे रहा हूँ मैं, और स्पीच देने के बाद बाला साहब के स्पीच के पहले मैं बाला साहब का कहा कि आज एक ही चीज़ मांगता हूँ आपसे, आज मांगता हूँ, भले मामला जो है कोर्ट के अंदर है, लेकिन मामा आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आपसे एक ही चीज़ मैं मांगता हूँ कि संजय दत्त को आप किसी तरह से मदद करें, दत्त साहब की खातिर। दत्त साहब देशभक्त हैं, तो कहते हैं, उन्होंने बोला सुनील दत्त से बड़ा देशभक्त बहुत कम लोग होगा देश में।
हमने उन्हीं का बेटा है, गलती हो गई होगी, भूल हो गई होगी, लेकिन वो आदमी टेररिस्ट नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है वो, और वो रियलाइज भी कर रहा है, रिपेंट भी कर रहा है। तो अगर आप तो मदद मतलब नहीं करेंगे मनोहर तो कौन जोशी करे? के शपथ ग्रहण में आपने कन्विंस करा उनको। बिल्कुल। और जहां पर अपने लिए कुछ मांगना चाहिए था वो आपने सुनील दत्त के लिए, सुनील दत्त के साहब और लिए, संजय दत्त के लिए मांगा, उन्होंने किया। फिर चलिए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है राजनीति के अंदर। लेकिन एक चीज, क्योंकि आपने राजनीति में हमेशा शिष्टाचार रखा, आपने पॉलिटिक्स में हमेशा एक बड़ा शिष्टाचार रखा और आपने शब्दों की मर्यादा को हमेशा बरकरार रखा। राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपके विचार क्या है? वो बंगाल में भी गए थे, उन्होंने बोला बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं वो तुष्टीकरण कर रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं, ध्रुवीकरण कर रही है, इसके चलते बीजेपी को मौका मिल रहा है, और हुआ भी ऐसा, बीजेपी को मौका मिल गया। राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को, जिस तरह की वो तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए रोएगा मोदी, ये होगा मोदी के साथ, क्या आपको लगता है वो सही है? देखो, आपने पिछली बार पूछा था, लेकिन अभी इस सवाल के जवाब में, क्योंकि अभी रिसेंटली बोला उन्होंने, इस सवाल के जवाब में इन बड़े लोगों के बीच में मैं नहीं आना चाहता हूं, लेकिन इस सवाल के जवाब में, और बंगाल का भी जिक्र किया आपने, तो मैं यही कहना, उसी शेर को दोहराना चाहूँगा जिसकी शुरुआत आपने की थी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब बंगाल का सिचुएशन उस पर डिफरेंट था, वहाँ पे आपके वो भी बंगाल में लीडर चौधरी, अधीर रंजन चौधरी बढ़िया आदमी है, वो भी थे वहाँ पे उनकी सीट। पर राहुल गांधी का खुद जाना और बोलना बीजेपी यहाँ पर आ रही है, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार ध्रुवीकरण वाली सरकार चला रही है, तो मैसेज था ना कि बीजेपी दिख ही रही थी, तो वोट चोरी का तो कोई मैटर ही नहीं था इसका मतलब। नहीं, वोट चोरी का तो मैटर था। वोट जब राहुल जी ने तो खुद ही नहीं स्वीकारा। नहीं, राहुल जी ने क्या कहा नहीं सुना, क्या नहीं कहा, लेकिन आज ये भी कहिए कि अगर बहुत देश में अपोजिशन लीडर के तौर पे राहुल गांधी के कुछ हो सकता है, कुछ कमजोरी या कुछ बातें रह गई हों, लेकिन बहुत बढ़िया नाम हुआ है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो आज के। नहीं, पर जो तू तड़ाक की भाषा प्रधानमंत्री, ना भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा बड़े लोगों के बीच में मैं नहीं आना चाहूंगा, लेकिन मेरा अपना, मैं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ बिल्कुल आप करते हो। मैंने इसको बोला कि आपने राजनीति में एक मर्यादा रखी है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसे कम नेता हैं इस देश की राजनीति में जिन्होंने पार्टी भी अगर बदली लेकिन मर्यादा, मान मर्यादा के साथ काम करा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह उन्होंने बोला ये मोदी आके रोएगा, मोदी को पहले उन्होंने बोला था 5 साल पहले डंडे पड़ेंगे मोदी को, क्या आपको लगता है दिस इज लेजिटिमेट, ये जायज है? नहीं, मैं तो खुद कहता हूं, पहले आपको कह भी चुका हूं कि शब्दों का चयन और भाषा के मर्यादा का सबको ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब आप कई स्पोक्समैन को देखता हूं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, यार क्या भाषा। हम तो डेली झेलते हैं उनको। आप तो बहुत झेलते होंगे, और कितना कोई ऐसी माँ पे, बाप पे, सब पे आ जाते हैं लोग, ये क्या हो रहा है? हमने कहा कोई सिस्टम होना चाहिए। अरे आपके पास अगर तर्क नहीं है तभी आप गुस्सा कर रहे हो ना, ये आप शब्द क्यों निकालते हो कि आपके पास तर्क नहीं है? आपको तो सबसे पहले हमने जो सीखा है, 2 चीज़ सीखी है हमने राजनीति में। बड़े बड़े जो काम होते हैं, हमने एक चीज़ सीखी है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, पहले तो कूल रहो, हमेशा कूल रहो। आपने अच्छे जनरल्स को भी देखा होगा, उनसे सीखा है। कितनी बड़ी बड़ी बातें भी आती हैं, आपने उनको कूल देखा है। आपने ईरान के लोगों को देखा है, कितना कूल होकर कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए उन्होंने। अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब का जिक्र अगर ना करें, ट्रम्प साहब का, तो बहुत लोगों को देखा है बहुत कूल रहते हैं, और कूल रह के। ट्रम्प आपको कूल नहीं लगते? उनका अंदर बड़ी, उनके जोश भी है ना उनके अंदर, तो अच्छे हैं, लेकिन जोश है उनका, कई बार इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जोर से बोल देते हैं। हाउ डू यू रीड डोनाल्ड ट्रम्प? ओह, वेरी लवेबल मैन, दो इज अ वेरी लवेबल मैन, लेकिन वो दिमाग से कम, मुझे लगता है दिल से ज्यादा काम लेते हैं वो। तो सही करते हैं, गलत करते हैं? नहीं, कई बार गलत हो जाता है, मैं नहीं कहूँगा, आदमी तो अच्छे है, वो हो जाता है गलत कई बार। और देखो ना, आज इतनी उसी से सारी बातों की वजह से ही ईरान और अमेरिका का अभी तक जो है, इस क्षण तक डील नहीं हो पाया है, और हमेशा एक खतरे की घंटी या एकदम शक की सुई। एक सवाल मेरा ये है कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन होता तो अच्छा होता, नहीं हो पाया, गलती हुई। अब तो पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ अब अगर मिल जाए लोग, अपोजिशन मिल जाए, जैसे मिलने की संभावना दिख रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी,
और अगली चुनाव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, एक सवाल है मेरा, अचानक अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आए या देश के प्रधानमंत्री अरे का मैं फोन बहुत फोन आए और बोले कि भाई 30 साल पुराना हमारा रिश्ता है, आ जाओ, तो क्या करेंगे फिर आप? अब उनका फोन तो आए पहले, अब अभी तो कैसे बता सकता हूँ, लेकिन अच्छे मैं उनको लाइक अगर फोन आया तो हाँ में जवाब देंगे? नहीं, ये अभी कैसे कहा सकता है, क्या बातें होंगी, किस बात के लिए कहेंगे, कुछ बातें ये तो अभी मेरा ख्याल है, अभी तो मैं विचारधारा फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है ममता बनर्जी को छोड़ने का या किसी और दिशा में मैंने तो सवाल पूछा कि अगर फोन आएगा, पहले फोन आए, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकल सवाल है ना, ऑब्वियसली फिर भी तो 30 साल पुरानी नहीं, बात पहले मैं उनकी बातों, उनका फोन आएगा भले मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, उनकी बात को, उनके कॉल को रेस्पेक्ट जरूर दूंगा। और वैसा हुआ है, मेरे बर्थडे में उनका फोन आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, गृह मंत्री जी का। हाँ, वेरी नाइस पर्सन टू मी, एटलीस्ट हमसे वो गुस्से वाला रूप मुझसे नहीं है, मुझसे, और शायद जनरली कोई करे भी ना, लेकिन वो अच्छे से बात किया। और आपने एक बार बहुत पहले पूछा था कि कुछ लोगों को, पहले भी पूछा था कुछ लोगों को क्या ऑफर आया, क्या आया आपको, मैंने कहा, सीधे कह दिया, मेरा पॉलिटिकल रीजन है ही नहीं। आपको कोई किसी का ऑफर आया नहीं? आपको किसी का नहीं, फोन नहीं, ये अगर आया भी तो मैं कह नहीं सकता हूँ, आया तो कुछ होगा ही, लेकिन हमारे मैं समझता हूँ दोस्त है बीजेपी में, बार इसीलिए कहा जो मेरे दोस्त हैं, दोस्तगण ने कहा, और तो और तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ लोग जो बागी गए हैं, सो कॉल्ड बागी, उन्होंने भी हमें ऑफर दिया, लेकिन ऑफर दिया, आने का ऑफर दिया, कुछ बातें कहीं, सहूलियतों का जिक्र किया, कंफर्ट लेवल का जिक्र किया, लेकिन हमारे दोस्तों ने, चाहे बीजेपी के हो वो, लेकिन हमने इसलिए सोचा कि इन्होंने मेरे भलाई के लिए कहा होगा, तो मैं किसी से शिकायत नहीं है और ना मैं किसी के खिलाफ बोलने वाला हूँ। एक सवाल अब पॉलिटिक्स सेट के फिल्म पे पूछता हूँ मैं, बॉलीवुड के आप सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं, बड़े सुपरस्टार बने, आपको एक पद मिला बिहारी बाबू का, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तक इसकी बहुत ख्याति हुई। इसके बाद बिहार से कई एक्टर्स आए हैं, पंकज त्रिपाठी आए हैं, मनोज वाजपेयी आए हैं, और भी कई स्टार्स आए हैं, लेकिन किसी को वो तबका नहीं मिल रहा। क्या कारण है कि बिहारी बाबू आज भी शत्रुघ्न सिन्हा है इतने वर्ष बाद भी? क्या कारण दिखाई देता है when you look back, when you see your journey? देखिए, एक तो हो सकता है कि बिहार से पहला लड़का या पहला आदमी मैं FTII में गया जी, पहला आदमी एक्टिंग कोर्स में गया, बिहार से पहला आदमी जो के बहुत नामचीन या बहुत हद तक सो कॉल्ड स्टार बना, बिहार से पहला आदमी जिसकी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर्स हुई सोलो हीरो के तौर पे ही, बिहार से पहला आदमी गया जिसके विलन के आने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, शायद कई लोगों ने फॉरेन के मैगजीन्स लिखा कि वर्ल्ड में नहीं हुआ, कि विलन के आने में जब मैं विलन था तो ताली बजती थी, मैं हीरो को मारता था तो मुझे शाबाशी मिलती थी, हीरो मुझे मारता था तो हीरो को गाली मिलती थी। इन्हीं तालियों ने तो मुझे विलन से हीरो बनाया, और हीरो में भी चाहे कालीचरण हो, विश्वनाथ हो, दोस्ताना हो, शान हो, दोस्त हो, दोस्ताना, बस जितनी फिल्में हैं इनमें जो कुछ हद तक कुछ लोगों की नज़रों में झंडे गाड़े, तो उनको बहुत यंगर जनरेशन का खासकर बिहार में बहुत फ़ख्र हुआ, और पूरे बिहार यूपी के लोगों को लगा कि हमारा हिंदी बेल्ट का जो गया है इतना बढ़िया किया, तो इसलिए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उन्होंने बिहारी बाबू को टाइटल दिया। तो मैं कहता हूँ एक चीज़ कह दूँ जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हमें शेखर सुमन बहुत पसंद है, लड़का बहुत अच्छा है। जब मेरे खिलाफ वो चुनाव में आए थे या मेरे पार्टी के खिलाफ आए थे, तो मैंने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा था। मेरी आदत है, रविशंकर भी जब हमारे खिलाफ लड़ रहे थे तो मैं कभी ना, मैं उनको फैमिली फ्रेंड का, पहली बार सुना इलेक्शन में कोई सामने वालों को फैमिली फ्रेंड कह रहा हो, मैंने कहा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, विचारधारा की लड़ाई आप देख लें जैसा है, शेखर सुमन भी ऐसा ही है, बहुत अच्छे परिवार का है। मैं समझ, नया शो देखा आपने शेखर सुमन? देखा नहीं, कुछ छोटे छोटे उसके, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। शेखर तो बहुत टैलेंटेड है ही लड़का, उसमें दो दम ना, और बहुत संस्कार भी है उसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि अहंकार है उसके अंदर, हम नहीं, और अहंकार है तो क्यों ना हो, वो भी तो सेल्फ मेड ही है, हम जैसे कुछ लोगों ने थोड़ी सी मदद की होगी, लेकिन अदरवाइज बहुत प्यारा, बहुत न्यारा लड़का। उसी तरह से मनोज वाजपेयी कितना गजब का लड़का हो, कहाँ से बेतिया चंपारण से निकल के, गांव से निकल के, और गांव से निकल के हमारा इतना नाम किया, उसने अच्छा काम किया। आपका पंकज त्रिपाठी सही मामले में गुदड़ी का लाल है, वो कला के मामले में अभी आगे बढ़ा है। मुझसे एक ही बार मुलाकात हुई, आया, उसने पैरों प्रणाम किया, मुझको पैर छू के प्रणाम किया, अच्छे से बात की,
सर मैं आप लोग से उत्साहित हूँ, मनोज भी कहते हैं आपसे बहुत प्रोत्साहित हूँ। तो हो सकता है सीनियरिटी मैच्योरिटी का मामला हो मेरा, और पहला बिहार से बाहर FTIA में जाकर एक्टर और स्टार बन के, और इतनी ड्यूरेबिलिटी रही हो इतने सालों की जी। इसलिए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिहार के लोगों ने फखर करके मुझे बिहारी बाबू का नारा दिया, जी। टाइटल दिया। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, आपने बहुत सुपरहिट फिल्में करी, दोस्ताना, विश्वनाथ, कालीचरण, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी। अब OTT का एक युग आया है, क्या आप कुछ OTT के लिए भी करना चाहेंगे? मौका मिलेगा या फिर यू डोंट वांट टू डू इट? एक तो मैंने 1-2 फिल्में की हैं OTT की, शायद अभी आएंगी। नगेंद्र जी ने उसको डायरेक्ट किया है और उसमें बहुत अच्छा लड़का, उसमें प्रदीप है और अच्छे अच्छे लोग हैं, बनी भी है, बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। कोई वहाँ पे भाटी जी थे हमारे यूपी के, जिनकी मौत हुई थी, किसानों के नेता थे, उनका ऊपर जो रोल लिखा गया मेरा, और बहुत दबंग और बहुत मजबूत रोल है, अच्छा है। करीब पिक्चर हो गई है अभी गैंग्स ऑफ क्या है, गाजियाबाद, शायद वो पिक्चर का नाम है, ऐसा ही कोई है उसका टाइटल, बढ़िया है, बढ़िया फिल्म। उसी तरह से आपने कहा OTT पे, तो शशि रंजन जी जो इसके ITA के चीफ भी हैं, जी जी, इंडियन टेलीविजन एकेडमी के, उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, बड़ी तारीफ हुई थी, रोशंस जी, OTT पे। सुना है वो आपके परिवार पर, आप लोगों पे भी कोई, आप पे भी कोई वेब सीरीज बना रहे हैं? उसके बाद जो बन रही है, जैसे OTT भी बनी थी राकेश रोशन पे, उनके स्वर्गीय पिताजी रोशन साहब, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर, और बेटा जो उनका ये राकेश रोशन का बेटा जो ऋतिक रोशन, इस पे मिला के बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, बहुत सराहनीय थी। अब उसके बाद वो फिल्म बना रहे हैं, OTT के लिए है, वो मेरी बायोपिक कि कैसे एक पटना, जो आपने कहा पहला आदमी कैसे वहाँ से निकले, स्ट्रगल करके, परिवार से कोई आदमी फिल्मों में नहीं, उसके बाद कैसे आके चलते चलते स्मॉल रोल, बिट रोल्स, उसके बाद विलन, मेन विलन और लीडिंग मैन, पिक्चरें बनी, ब्लॉकबस्टर्स हुई, सोलो हीरो की फिल्म में कितनी पिक्चरें चली, ये सब करते करते आज तक की ड्यूरेबिलिटी। और उसके बाद अचानक जब पीक पे थे, रिटायर्ड, वेंकैया नायडू के शब्दों में, टायर्ड और रिटायर्ड होके नहीं, आप तो बड़ी जवानी में आए। हाँ, बड़ी जवानी में पॉलिटिक्स में गया, जयप्रकाश नारायण जी से इम्प्रेस हुआ, और उसके बाद वहाँ पे गया, और उसके बाद फिल्मों में। और पहला इलेक्शन आपको राजेश खन्ना के खिलाफ लड़वा दिया। वो तो आडवाणी जी को ना नहीं कर सकता था, हालांकि मेरा इरादा नहीं था उसको इलेक्शन लड़ने का, मैं आडवाणी जी को ना नहीं। आडवाणी जी अपनी सीट 1100 से जीते थे तब, इसीलिए उस चुनाव पे लड़ना था। मैं उनको इतना मानता था, आज भी उनको फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु मानता हूँ, तो उनके जो लड़ना पड़ा। लेकिन इस दोनों की बायोपिक की खासियत ये है कि दोनों फील्ड है, यानी जो फिल्म और पॉलिटिक्स, दोनों में, यानी पॉलिटिक्स में भी जो लोगों की नज़रों में जिस हाइट तक पहुंचा कि 2 बार आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, पहली बार फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों में, चाहे फिल्मों में या पॉलिटिक्स में, मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं, खानदान में कोई आता पॉलिटिक्स में नहीं, कोई पार्षद नहीं, कोई MLA नहीं, मिनिस्टर बना तो बहुत दूर की बात। और उसी तरह फिल्मों में भी कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं, कोई अपना म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, कलाकार बनना तो बहुत दूर की बात। जब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए तो आपको किसी ने बोला नहीं इस शक्ल में कैसे आप बन पाएंगे? अरे तो रोज सुनता था मैं, ये कटी फटी शक्ल जो है, वो तो देख के बोलते ही थे लोग कि ये कहाँ से आ गया यार, बिहार से कौन नमूना आया है। जब गया मुझको तो लोग कहते हैं डार्क हॉर्स है। राज कपूर साहब ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। जो मेरी स्टूडेंट फिल्में कुछ बनी थी, एड एंड टू द वॉइड, और एक था आर वी डूइंग ऑल दिस, तो रोशन तनेजा साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, और एक था एंग्री यंग मैन, जिसमें मेरे साथ थी जया बच्चन और डैनी डेंजोम्पा। एंग्री यंग मैन का रोल मैं कर रहा था। एंग्री यंग मैन का हाँ, लोग कहते हैं कि शायद यही एंग्री यंग मैन का रोल PR डिपार्टमेंट ने किसी और को दे दिया, हमारे किसी दोस्त को, लेकिन उसके में अमिताभ बच्चन को। हाँ, पर मैं खुशी है उस बात की। अमिताभ बच्चन के साथ अब आपकी दोस्ती पक्की है? हाँ भाई, बहुत पुरानी दोस्ती, संघर्ष के दिनों के साथ है। हालांकि थोड़ा वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में फिल्मों में थोड़ा मैं उनसे बड़ा हूँ। लेकिन जब मेरे पास, उन्होंने खुद कहा भी है कि मेरा तो फ्लैट था, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी भी हो गई थी, धक्का भी लगवाते थे आप? धक्का भी लगवाता। तो प्यारे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। मतलब सोचो, कौन यकीन करेगा आज के दौर में अमिताभ बच्चन से आपने धक्का लगवा लिया। अरे नहीं, तो दोस्त है ना भाई,
हम संघर्ष के, हमेशा आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे स्कूल कॉलेज के, बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष के दिन होंगे तो वैसे ही बात करेंगे ना आपसे, अभी थोड़ी मैं कहूंगा। अच्छा ये बताइए, फिल्म किसके साथ आप लोग देखने गए थे तब, जब वो फिल्म देखने जा रहे थे, अगर डिस्क्लोज कर अब देखिए, कन्याओं का तो नाम नहीं ले सकता हूं मैं जी कन्याओं का तो नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन हाँ, अमिताभ थे, असरानी थे, कई बार असरानी होते थे, अमिताभ बच्चन होते थे, असरानी गुजर गए, जी। हमारे ट्यूटर भी थे वो जी। 50 आए में। उसके बाद अब पेंटल कई बार होते थे, कई बार सुभाष घई होते थे, ओके। अनिल धवन होते थे, हम लोग बहुत पुराने सब दोस्त लोग, इंस्टीट्यूट डेज के साथी लोग हम। अच्छा ये बताइए, परिवार का कोई व्यक्ति आपको पॉलिटिकल एडवाइस देता है, आपके बेटे लव कुश या बेटी सोनाक्षी कभी कोई पॉलिटिकल एडवाइस देते हैं? सच बताइएगा आज। मैंने ये ज़रूर कहा, कभी कभी बेसिकली लव का तो काफ़ी इंटरेस्ट अब हुआ है, उसका इंटरेस्ट तो मेरा ख्याल है अभी तक जो दिख रहा है उनका, वो बीजेपी में है जी, उनका इंटरेस्ट दिख रहा है। और ये कुछ जो है वो फिल्म मेकिंग का डायरेक्ट की थी, बड़ी अच्छी, निकिता रॉय आई थी, जी जी, निकिता वो रॉय। नंबर 1 हुई थी, ट्रेन की हाँ। थी वो OTT पे, OTT में अच्छी हाँ। फिल्म थी। तो वो कुछ जो है, बट कुछ का अभी कुछ एक ग्रुप है बीजेपी का, उन बीजेपी के तमाम लीडरों के बच्चों का जो ग्रुप है, जो उसमें कई बार शामिल हुए हैं, और कई बार बड़े बड़े प्रचारक लोग और लोग बैठते हैं उसमें, आके सुनते हैं, मिलते हैं उनके साथ, ट्रेनिंग आने समझे कर रहे हैं। लेकिन आपको पॉलिटिकल, मैं वही पूछा, पॉलिटिकल जो है सोनाक्षी बिल्कुल नहीं। सोनाक्षी के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत जोर दिया, हाँ। इन्हें लाइए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, सोनाक्षी का बिल्कुल मन नहीं। लेकिन हाँ, अभी जहाँ एक तरफ मेरे बच्चों ने तारीफ की कि लोग, कई लोग जो है हो सकता है बिक गए हों जब ममता जी का साथ देने पे, बट ये सबसे ज़्यादा मुझे अगर कहा तो सोनाक्षी ने कहा, मुझे लगा कि यही कहेगी आप क्यों नहीं गए जी, पर सोनाक्षी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने एकदम इस घड़ी में जब दुनिया भाग रही है, या कोई लोग कह रहे हैं कि खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वहाँ पे MP लोग इधर से, आप टिके रहे। तो उसने कहा मुझे प्राउड ऑफ यू, तो मुझे बहुत तसल्ली भी हुई और बहुत आंखों में आंसू भी आए मुझे। जी। और दामाद जाहिर, वो भी कभी पॉलिटिकल एडवाइस नहीं देते आपको? ना, जहीर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, हमें तो दोनों को देख के, सोनाक्षी और जहीर को देख के लगता तो है उनकी कि सेकंड they are एनिवर्सरी made for each other। अभी सेकंड एनिवर्सरी भी गई है उनकी, अभी वो थी second विदेश में थे, जी जी जी, अभी आए हैं, अभी हमारी एनिवर्सरी आ रही तो उसमें मिलेंगे वो लोग। जी जी। आपको बॉलीवुड का राइजिंग स्टार कौन दिखाई देता है आज के युग के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर? हु यू सी इज अ राइजिंग स्टार? देखो, एक तो गुजर गया, अच्छा लड़का था, हमारे पटना का ही था, बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत अच्छे परिवार से था, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा लगा। अब तो रहे नहीं वो हमारे बीच में। और अभी जो आप कहोगे तो ये एक तरफ जहाँ मुझे गोविंदा बहुत बढ़िया और कंप्लीट एक्टर दिखता है, जैसे किशोर कुमार मुझे कंप्लीट इंटरटेनर दिखते थे। पर आज के युग में गोविंदा का नहीं, इसमें भी कहना, आज के युग में कुछ नए लड़के आए हैं, राजकुमार राव भी अच्छा है, यंगर जनरेशन में एक और है, राजकुमार राव है, वो तो हमारे FTII का है, बहुत बढ़िया लड़का है। और शेखर सुमन को फिर कह सकता हूँ आज के दिन का अच्छा लड़का है, आज फिर से उसने गेन किया है, जो कमाल का मैं गेन 3 किया। नाम लेता हूँ, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह। हाँ, रणबीर सिंह ने तो गजब किया है। रणबीर सिंह ने भी, रणबीर कपूर तो टैलेंटेड है, राज कपूर खानदान का कोई भी आदमी हो, मैं तो राज कपूर का दीवाना था, दीवाना हूँ और दीवाना रहूँगा, उनके खानदान के किसी आदमी की सिवाय तारीफ के और कुछ नहीं कर सकता हूँ। रणवीर सिंह की बात की, वो तो गजब कर दिया, इतनी जल्दी इतना अच्छा पिकअप किया, उसकी ट्रेनिंग मिली संजय लीला बंसाली से, और आज जो उसने इतना बढ़िया किया है कि मैं समझता हूँ कि आज किसी भी इंटरनेशनल स्टार से कम नहीं दिखता है वो, किसी भी, खासकर धुरंधर के बाद। एक राजनीति में हम परिवारवाद की बात करते हैं, बॉलीवुड में एक नेपोटिज्म को लेकर डिबेट है, लेकिन एक प्रश्न मेरा थोड़ा डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि आप स्टार के बच्चे हो तो आपको सफलता एकदम मिल जाएगी। हमने कई स्टार्स के बच्चों को स्ट्रगल भी इस इंडस्ट्री में करते हुए देखा है, और बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। संजय दत्त को एक टाइम पर स्ट्रगल करते हुए देखा है। क्या कहना चाहते हैं इस नेपोटिज्म की आप डिबेट पर? नेपोटिज्म के डिबेट में फिल्म इंडस्ट्री को डालना ही गलत है। अगर इसमें डालोगे आप, जिनका करोड़ों रुपया लग रहा स्टेक हो सब कुछ, तो पहले अगर टैलेंट पे चुनना है तो राज कपूर ऋषि कपूर को नहीं चुन के, और उस पर बॉबी हो चाहे जो फिल्म हो उसको नहीं चुन के आपको और हमको थोड़ी चुनेंगे। वो उनको जो चुनने का मौका मिले कोशिश करेंगे जो ट्राई टेस्टेड हो,
जो घर का जिसको देखा उन्होंने बड़े करीब से, वो कंसेप्ट में ज़्यादा बैठे। एक मिनट कंप्लीट कर लूँ। अगर मान लो यश जौहर, हाँ, हमारे अच्छे दोस्त थे, अब नहीं है दुनिया में, उनका बेटा करण जौहर, एक ही बेटा है उनका, तो अगर उनका कंपनी जो है कौन संभालेगा? करण जौहर ही संभालेगा ना। ऐसा तो नहीं कि बाहर के किसी आदमी को कहेंगे तुम आकर संभालो, और करके उसने दिखा दिया, बहुत अच्छा काम भी किया उसने। उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में ये कहना, आपके जो एक बात कही अमीश देवगन की बात सरासर 100% सही है, और वो ये है कि उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अल्टीमेटली ये ऑडियंस है, पब्लिक उसका फैसला करती है। हमारे पास लाइव नाम है, राज कपूर साहब के 3 बेटे थे, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। राजीव कपूर को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा लाइव के अंदर। अरे बस सुपर हिट फिल्म दी उसने, उसका हुआ राम तेरी गंगा मैली, उसके बाद भी कितना स्ट्रगल करना पड़ा, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। उसी तरह से हमारा बहुत अच्छा लड़का है, प्यारा लड़का है, हमारे ग्रेट एक्टर थे स्टार राजेंद्र कुमार, हाँ, उनका बेटा कौन सी लव स्टोरी ना जी, सुपर हिट पिक्चर, सुपर डुपर हिट। उसका म्यूजिक तो आज भी इमॉर्टल है, लेकिन उसके बाद भी उसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आज की जनरेशन में यश चोपड़ा का बेटा उदय चोपड़ा नहीं, उसकी फिल्म तो ये लोग को समझना चाहिए जो आप कह रहे हो ना, आप बना तो दोगे एक बार, चाहे आपके घर का हो या बाहर का हो, अल्टीमेटली फैसला तो पब्लिक को करना ना, किसी को एक्सेप्ट करता। आप देख लो ना, मुझसे कई लोग कहते हैं, ये भी सवाल से जुड़ा हुआ एक बात निकल आई जो बाकी जो देख रहे होंगे देखें। कई लोग कहते हैं कि साहब हम अमेरिका से, कनाडा से अभी फोन आया, भाई साहब मेरा भतीजा है, आप ही कुछ कर सकते हैं, इसको आप बना दीजिए। तो मैं कहता हूँ, बहुत प्यार से समझाता हूँ, फिर बाद में कहता हूँ अगर इतना आसान होता तो सुभाष घई ने आज तक अपने भाई को नहीं बना दिया होता। अमिताभ बच्चन का भाई आज बहुत बड़ा स्टार नहीं होता। आज हम इतना नाम किए, हमारे 4 भाई हैं, हमारी अम्मा थी, हमारे कई फिल्मों में माँ का रोल होता था, निरूपा जी करती थी, तो क्या मेरी अम्मा नहीं कर सकती थी? हम उनको भी करवा देते अगर मेरे हाथ में होता तो। इतना आसान। देखो ना, धर्मेंद्र का भाई, चले आज दुनिया में नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे, अजीत भाई, लेकिन धर्मेंद्र के भाई कहाँ, सुनील दत्त के भाई कहाँ? बड़ी कोशिश। इसलिए आपकी इस बात में बहुत दम है, लोगों को सीखना चाहिए। लोग कहते हैं रेट ऑफ सक्सेस, एक बात खत्म करके कंक्लूड करता हूँ जी, IAS IPS बनना, डॉक्टर बनना शायद आसान होगा, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनना, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस एस्टैब्लिश होना, आपको एस्टैब्लिश होना, स्टार बनना, आपका एवरेज 1 इन पर स्टेट नहीं है, करोड़ों में एक नहीं है। आप बताइए, अगर बिहार से आप नाम, आपने कहा मैं बिहारी बाबू का नाम लिया, जब भी रहे, जब भी टाइटल है ये आपका, टाइटल है, जो भी रहा। आपने अगर शत्रुघ्न सिन्हा, बंगाल से हमारा मिथुन चक्रवर्ती, बहुत सालों उसके पहले कोई होंगे, मिथुन चक्रवर्ती को देखा, शर्मिला टैगोर को देखा आपने। उसी तरह से आपने मध्य प्रदेश से किसको देखा? एक वो लड़का बहुत अच्छा है, आशुतोष राणा। आशुतोष तो गजब का एक्टर है, गजब की पर्सनैलिटी वो, लेकिन कम देखा ना आपने। अब हरियाणा से किसको देखा आपने? हिमाचल से किसको? अब कह सकते हैं अनुपम खेर को, अनुपम खेर एंड कंगना रनौत, अब कह सकते हैं ना हमको। लेकिन उसके पहले किसको देखा? नागालैंड से कौन है? मिजोरम से कौन है? एक आप मतलब नेपोटिज्म के, अगर परिवारवाद भी है तो स्ट्रगल तो जरूर रहती है। लेकिन अब दोबारा मैं पॉलिटिक्स पे आता हूं, और आज की राजनीति बड़ी पोलराइज्ड हो गई है। ऐसा नहीं है, राम रथ के साथ आप भी चले हैं, इसमें कोई दराई नहीं है। इस न्यू एज पॉलिटिक्स, ये जो पोलराइज पॉलिटिक्स है, इसको लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का क्या टेक है? बिकॉज मुझे अच्छी तरह से याद है, राम रथ यात्रा जब चलती थी तो अखबार में आपकी तस्वीरें भी हम देखते थे, अडवाणी जी की रथ यात्रा में आप भी होते थे और नरेंद्र मोदी भी होते थे, और प्रमोद महाजन तो थे ही। क्या ये जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, मैं समझता हूँ समाज का उत्थान या देश की बढ़ोतरी जाति, जात या धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमने तो सीखा है, माना है, सर्वधर्म समभाव जी, हमारा तो उसमें विश्वास है। और अब विश्वास यहीं से पैदा हुआ, पॉलिटिक्स में आने के बाद से, लोगों के बीच में आने जाने से। वरना कई लोग भड़काते हैं, कई लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। आप ही अमीश देवगन, आपका प्रोग्राम है, प्रचलित है, लोकप्रिय है। अगर आप कह दें कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, या सिर्फ हिंदू के लिए है, या सिर्फ इस जाति के लिए, उनके नहीं है, दूसरे के लिए, तो आप खुद देखें आपकी व्यूअरशिप कितनी कम हो जाएगी। तो इस पोलराइज पॉलिटिक्स पे आपका 1 वर्ड क्या है, एक लाइन क्या है? सही है, गलत है, या आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी हो गई है? 1 वर्ड आंसर, यस, खामोश। 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा, क्या आपको लगता है विपक्ष को अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा? आज कमजोर दिशा में है। किसी भी चुनाव को चुनौती समझना हमारा कर्तव्य है।
इसलिए किसी भी चुनाव में किसी को हो, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, उनको मजबूत होना ही पड़ेगा।